गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं नवीन शर्मा आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बच्चों, हमारे बचपन में जब बच्चे स्कूल से घर वापस आते थे तो उस समय एक कविता थी जिसको ज़्यादातर बच्चे गाते हुए दिखते थे। उसी कविता की 2 लाइनें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये कविता सुभद्रा कुमारी जी ने लिखी थी और हमारे समय में बहुत ज़्यादा फेमस कविताओं में से कुछ एक थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा 1857 की क्रांति। एक ऐसा पीरियड जिसको काफ़ी लंबे समय तक एक विद्रोह के नाम से जाना गया। आइए उसकी शुरुआत करते हैं। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। इसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, साथ में आपको भारत के इतिहास के एक बड़े हिस्से को जानने का मौका मिलेगा। ये टॉपिक हमारे आधुनिक भारत के अंदर आता है। तो आइए कक्षा शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे उस शब्द की जिसने बड़ा तहलका मचाया है कि इसे क्रांति कहा जाए या विद्रोह कहा जाए। किसी भी देश के इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा जब उस देश में विदेशी सत्ता के खिलाफ लड़े गए किसी संघर्ष को क्रांति की जगह विद्रोह का नाम दिया गया। देश आज़ाद होता है, अपना इतिहास लिखा जाता है, लेकिन तब भी विद्रोह शब्द का प्रयोग होता है। आइए जानते हैं क्रांति और विद्रोह में अंतर क्या है। जब कोई सत्ता अपना काम ठीक से कर रही हो और उसके अगेंस्ट कुछ लोग खड़े हो जाएं तो इसे विद्रोह कहा जाता है। जबकि जब सत्ता शोषण कर रही हो और उसके अगेंस्ट लोग खड़े होते हैं तो इसे क्रांति कहा जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हमें किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह। आइए इसके स्वरूप के बारे में जानते हैं। उस समय के इंग्लिश इतिहासकारों ने लिखा है कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। ये कोटेशन टी.आर. होम्स की है। आप समझ ही गए होंगे, भारतीयों को उन्होंने बर्बर जनजातियां कहा है और इंग्लैंड के लिए सभ्यता शब्द का प्रयोग किया है। टेलर साहब ने कहा है कि यह विद्रोह हिंदू मुसलमान का एक षड्यंत्र था, अर्थात अंग्रेजों के शोषण नाम की कोई चीज़ नहीं थी, केवल हिंदू मुसलमानों ने मिलकर एक षड्यंत्र किया। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही एक व्यक्ति ने, बेंजामिन डिज़रायली ने, वहाँ की संसद में कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। इसके अलावा द ग्रेट रेबेलियन में अशोक मेहता ने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। आइए बात करते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। विनायक दामोदर सावरकर साहब ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये पुस्तक 1909 में छपी थी। इस पुस्तक में उन्होंने इसे भारतीय आज़ादी की पहली लड़ाई कहा है। आइए उस समय की स्थिति के बारे में जानते हैं। क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्मस्टन थे, जबकि भारत के गवर्नर जनरल, बच्चों याद रखना यहाँ पर वायसराय शब्द नहीं आएगा, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। क्रांति के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था, लेकिन इन्हें हटाकर क्रांति के आरंभ में कॉलिन कैंपबेल को नया सेनापति बनाया गया। क्रांति के समय भारत के सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। आइए क्रांति के कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ा कारण राजनीतिक कारण है। डलहौजी ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से कह दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसों को लाल किले में रहने का अधिकार नहीं होगा और उन्हें लाल किला खाली करना होगा। साथ ही अब मुगल शासक अपने नाम के आगे बादशाह शब्द का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। मुगलों की भारत में काफ़ी इज्जत थी और भारतीय शासक उन्हें भारत का बादशाह मानते थे
उनका यह अपमान बर्दाश्त करना भारतीय शासकों के लिए भी उस समय बहुत बुरा था। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर जब अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया तो जो भारतीय राजा महाराजा जो अंग्रेजों के संरक्षण में थे, अब उनको भी बड़ा आघात लगा। अब उन्हें ये दिखने लगा कि अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ होगे तो वो आप पर आक्रमण करके या युद्ध करके आपको अपने शासन में मिला लेंगे। अगर आप उनका साथ देंगे तो कभी भी जब अंग्रेजों का मन होगा वो कुशासन या किसी भी आरोप के आधार पर आपके इलाके पर कब्जा कर लेंगे। अवध का पहला चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस को बनाया गया था। बच्चों, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यों से गोद लेने का अधिकार छीन लिया गया। अंग्रेजों ने एक बिल पास किया और उस बिल में कहा गया कि जो भी शासक अंग्रेजों से जो समझौता कर चुका है, अगर वह बिना किसी औलाद के मर जाता है तो उसके परिवार को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं होगा और बच्चा गोद लेने से पहले अंग्रेजी सरकार से आज्ञा ली जाएगी। इस आधार पर सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी और नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कानपुर में नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। 1854 में इनाम कमीशन की नियुक्ति की गई। इस इनाम कमीशन ने 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया। इससे भारतीय जमींदारों को लगने लगा कि अंग्रेज उनकी जमींदारियों को कभी भी जब्त कर सकते हैं। और सबसे आखिरी पॉइंट था कि भारतीयों को प्रशासनिक तौर पर भागीदार न बनाना। आईसीएस की जो सर्विसेज होती थी उनमें लगातार उस बदलाव किया जाता रहता था। जो उम्र थी एग्ज़ाम देने की उसको कम किया जाता था ताकि भारतीय उस परीक्षा में भागीदार ना बन पाए। आइए क्रांति के आर्थिक कारणों को समझते हैं। आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है, दादा भाई नारोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन या धन के दोहन का सिद्धांत दिया है। इसे ड्रेन थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा कारण भारत से निष्कासित किया गया धन था। कंपनी के कर्मचारी बड़ा पैसा खर्च करके भारत आते थे ताकि उनको मालूम था कि भारत से वो एक मोटा पैसा कमा सकते हैं। कंपनी के व्यापारिक लाइसेंस का प्रयोग भी कंपनी के कर्मचारी करते थे। जब अंग्रेज भारत आए थे तो भारतीय हथकरघा उद्योग विश्व प्रसिद्ध था, लेकिन कुछ ही समय के बाद भारतीय हथकरघा उद्योग की कमर टूट गई। उसे अंग्रेजी मशीनों से बने सामान का सामना करना पड़ा और जिसका वो सामना नहीं कर पाए और वो उद्योग पूरी तरह से खत्म हो गया। भारत को अंग्रेजों ने कच्चे माल की एक मंडी बना दिया। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में जहां पुर्तगाली और बाकी सब कंपनियों की जो फैक्ट्रियां थी वो काम कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे भारत एक कच्चे माल की मंडी बनता चला गया। भारतीय फैक्ट्रियां बंद होने लगी। बाहर की फैक्ट्रियां या बाहर की जो कंपनियां थी वो भी धीरे धीरे भारत से बाहर जाने लगी और इस प्रकार से अंग्रेजों ने कच्चे माल की एक बहुत बड़ी मंडी के रूप में भारत को विकसित किया, जहाँ से कच्चा माल लेकर इंग्लैंड ले जाया जाता था और वहाँ से उस माल को तैयार करके भारत लाया जाता था। भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट करना। अंग्रेजों के पास सबसे बड़ा विकल्प यह था कि अगर भारतीय उद्योग धंधे होंगे तो अंग्रेजी सामान को कोई नहीं लेगा। इस कारण से भारतीय उद्योगों में उन्होंने कंपटीशन की भावना को दबाने के लिए उन्होंने भारतीय उद्योगों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। नए नए उद्योग भी लाने लगे और जिससे भारतीय उद्योग धंधे नष्ट होने लगे। किसानों पर लगातार लगान का दायरा बढ़ता जा रहा था। जमींदारों को जहां लगान वसूलने का अधिकार था, जमींदार अपना पैसा भी बचाने के चक्कर में किसानों से ज़बरदस्ती ज़्यादा लगान वसूलते थे। आइए सामाजिक और धार्मिक कारणों की बात करते हैं। देखिए, कोई भी समाज हो, हर समाज में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुरीतियाँ बन जाती हैं। जो परंपराएं होती हैं धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अगर उनमें परिवर्तन ना किया जाए तो कुछ कुरीतियाँ बन जाती हैं। हमारे हिंदू समाज में भी काफ़ी सारी कुरीतियाँ थी, जैसे पर्दा प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह ना होना। ऐसी कुरीतियों को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने कई सारे कानून बनाए। स्पेशली इसमें सती प्रथा के लिए बनाया गया कानून और विधवा विवाह के लिए बनाया गया कानून प्रमुख हैं। उस समय के जो सामाजिक लोग थे या जो धार्मिक संगठन के लोग थे, उन्हें ये ऐसा लगने लगा था कि अंग्रेज
भारतीय संप्रदाय में या हिंदू संप्रदाय में अपनी टांग अड़ा रहे हैं या इसमें परिवर्तन लेके आ रहे हैं जो उन्हें मंजूर नहीं था। अंग्रेज भारतीयों को काफ़ी हीन समझते थे। वो कई बार भारतीयों को काला और सुअर कहकर संबोधित करते थे, जिसके कारण भारतीय अपने आप को अंग्रेज़ों के सामने काफ़ी जलील महसूस करते थे और जिस कारण से अंग्रेज़ों के प्रति भारतीयों के मन में घृणा की भावना पैदा हो गई थी। अंग्रेज़ों ने भारत में शिक्षण संस्थाओं को पूरी तरह से बदल दिया। अब अंग्रेजी शिक्षा का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुकी थी और अंग्रेजी शिक्षा धीरे धीरे बदलते हुए ईसाई धर्म के प्रचार पर शुरू हो गई थी। जेल में भी कैदियों को ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाने लगी। अप्रैल 1850 में अंग्रेजों ने लैक्स लॉ की कानून बनाया। ये धार्मिक अयोग्यता अधिनियम था। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म कबूल कर लेता था तो भी उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा धार्मिक परंपराओं पर भी अंग्रेजों ने लगातार दखल दी। प्लेग की जांच के बहाने भारतीय रसोइयों में अंग्रेज बिना किसी आइए अब सैनिक कारणों की बात करते हैं। सैनिक कारणों में सबसे प्रमुख बिंदु है कॉर्नवालिस की आंग्लीकरण नीति। इस नीति ने भारतीयों में के पद वृद्धि के रास्तों को रोक दिया। इस नीति में कहा गया था कि जो उच्च पद होंगे वो केवल अंग्रेजों के लिए होंगे। इसके अलावा भारतीय सैनिकों का वेतन अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में बहुत कम था। कई बार सैनिकों को मात्र 6 से 7 रुपये वेतन ही मिलता था। सेना में अंग्रेजी और भारतीय सैनिकों का जो अनुपात था, भारतीय सैनिकों की संख्या 5:1 में होती थी, अर्थात 5 भारतीय सैनिकों के लिए और 1 अंग्रेजी सैनिकों के लिए। गोरे अफसर सैनिकों के साथ भेदभाव करते थे। अंग्रेजी सैनिकों को जहां अच्छे कपड़े, खाने पीने के लिए अच्छे आइटम मिलते थे, वहीं भारतीय सैनिकों को बर्मा युद्ध में मरने के लिए छोड़ दिया गया। उनके भोजन की भी व्यवस्था नहीं की गई। आइए बात करते हैं सेना में पहला धार्मिक विद्रोह 1806 में हुआ था। इसे वेल्लोर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यहाँ अंग्रेजों ने तिलक लगाने और पगड़ी बांधने पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ लोग खड़े हो गए थे। इससे पहले 1764 में बक्सर युद्ध के समय पहला सैनिक विद्रोह देखने को मिला था, जहां बक्सर युद्ध में मुनरो की सेना की एक बटालियन जाकर नवाब की सेना में मिल गई थी। पकड़े गए सैनिकों को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया था। 1824 में बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया था। 1854 में डाकघर अधिनियम के द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई, जिससे सैनिक काफ़ी रुष्ट थे। 1856 में कैनिंग ने सेना भर्ती अधिनियम पारित किया। इस सेना भर्ती अधिनियम में कहा गया कि अंग्रेजी सरकार किसी भी सैनिक को लड़ने के लिए कहीं भी भेज सकती है। कोई सैनिक समुद्र पार जाने से मना नहीं कर सकता। आइए क्रांति के तत्कालीन कारण की बात करते हैं। 1856 में पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल लाई गई, जिसके कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। एक अफवाह फैली कि इसके कारतूस का जो छल्ला है वो गाय या सूअर की चर्बी से बना है, जिसके कारण काफ़ी जगह पर सैनिकों ने इसे चलाने से मना कर दिया। वैसे सच्चाई ये थी कि बाद में जब जांच की गई तो पाया गया कि हाँ, इसमें कुछ चर्बी का प्रयोग हुआ था जो गाय और सूअर की चर्बी हो सकती थी। 23 जनवरी 1857 को दमदम के सैनिकों ने इस कारतूस को चलाने से मना कर दिया था। ये पहली रेजिमेंट थी जिसने इस कारतूस को चलाने से मना किया। 29 मार्च 1857, बच्चों ये डेट आपको हाईलाइट कर लेनी है, को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने इस राइफल को चलाने से मना कर दिया और उन्होंने अपने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और एक अन्य अधिकारी हयूटसन को घायल कर दिया। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, जिससे मन ही मन में सैनिकों के एक रुष्ट भावना शुरू हुई। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ की घुड़सवार सेना ने कारतूस को चलाने से मना कर दिया। उन सभी सैनिकों को सस्पेंड कर दिया गया। 9 मई को इनमें से 85 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया गया और उन्हें 10 साल की सजा दी गई। 10 मई 1857 को जो सैनिक थे 24वीं मेरठ रेजिमेंट के, उन्होंने बाकी सैनिकों को आज़ाद करा दिया और मेरठ से इस विद्रोह की शुरुआत हो गई। वहाँ से वो लोग चले और दिल्ली के लिए रवाना हुए। 11 मई 1857 को वो दिल्ली पहुँचे। बहादुर शाह जफर साहब से कहा गया कि वो उनके नेता बने।
बहादुर शाह जफर ने जिस अनुरोध को स्वीकार कर लिया, बखत खां को दिल्ली का सेनापति बनाया गया और इस क्रांति की शुरुआत हो गई। इस क्रांति के केंद्रों की बात की जाए तो सबसे पहला केंद्र दिल्ली है। यहाँ पर नेतृत्व बहादुर शाह जफर दिर्ती ने किया। इनके सेनापति थे बखत खां और जिस अंग्रेज अधिकारी ने कंट्रोल किया उनके नाम थे निकलसन और हडसन। आपको थोड़ा सा याद रखना है, इलाही बख्श ने यहाँ पर जासूसी की थी, कई बार क्वेश्चन आता है, तथा मिर्जा गालिब इस समय दिल्ली में थे। उनकी कविताओं में इस समय का वर्णन देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं दूसरे केंद्र लखनऊ की। लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। जब बेगम हजरत महल नेपाल चली गई तो मौलवी अहमद शाह ने नेतृत्व किया। यहाँ अंग्रेजी सेनापति थे कैंपबेल। आपको थोड़ा सा याद रखना है, रानी ने अपने अल्पवयस्क बच्चे बिरजीस कादिर को शासक घोषित किया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। आइए बात करते हैं कानपुर की। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व नाना साहिब या धोंदू पंत जी ने किया। इनके सेनापति का नाम तात्या टोपे था। तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम है वो रामचंद्र पांडुरंग है। यहाँ पर अंग्रेजी सेनापति कैंपबेल थे। तात्या टोपे को सिंधिया के सामंत मानसिंह ने अंग्रेजों को सौंप दिया था और इसके बाद नाना साहेब नेपाल चले गए थे। झांसी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, यहाँ पर नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने किया, जिनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। प्यार से इन्हें मनु कहा जाता था। इनके पति का नाम गंगाधर राव था जो झांसी के शासक थे। इनके दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव था। यहाँ पर इन्हें अंग्रेजी सेनापति हयूरोज ने पराजित किया। जगदीशपुर बिहार, यहाँ का नेतृत्व 80 साल के बाबू कुंवर सिंह ने किया। इनके बाद क्रांति का नेतृत्व इनके भाई अमर सिंह ने किया। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों को कई मोर्चों में हराया और ये इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु अपनी मृत्यु से हुई, ना कि अंग्रेजों के हाथों। इलाहाबाद में इस क्रांति का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली जी ने किया और यहाँ अंग्रेज सेनापति जनरल नील ने इस क्रांति को दबाया। फैजाबाद में इस क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला जी ने किया। बरेली में खान बहादुर खान ने किया, जबकि कोटा में जयदयाल जी ने किया। फैजाबाद और बरेली में इस क्रांति को दफनाने का श्रेय या क्रांति को कंट्रोल करने का श्रेय कैंपबेल को जाता है।